नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नाम हम सब ने सुना है। ये कब से कब तक चला ये भी हमने रट लिया है, किंतु विश्व युद्ध होने के कारण कुछ ही लोग जानते हैं, क्योंकि हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि कैसे एक हत्या और एक जीवन दान देना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड होने का मुख्य कारण बना। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो अविस्मरणीय तरीके से कंठस्थ हो जाएंगी और आप किसी को भी बड़ी आसानी से वर्ल्ड वॉर का पूरा वाकया समझा सकते हैं। बशर्ते आपको कुछ बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे नंबर 1, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर एक एक पात्र और एक एक घटना एक दूसरे से बड़ी जटिलता के साथ जुड़ी हुई है, जिसे मैं समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, वर्ड मैप अपने पास में रखें, जिससे आपकी उत्सुकता में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, पेन पेपर साथ में लेके बैठें और उसका इस्तेमाल भी करें। नंबर 4, कुछ नाम हैं जो कि कुछ देशों के साथ साथ कुछ नेताओं के भी हो सकते हैं, जिन्हें आपको बार बार बोलें, जिससे वो आपको याद हो जाएंगे और आपको बात की गहराई भी समझ में आएगी। तो सीट की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं विश्व युद्ध को समझने के लिए। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर के बेसिक फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं। वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इस वॉर को द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया, जिसका मतलब है कि सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इस युद्ध के बाद विश्व में कभी कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसने इतनी तबाही ही मचाई थी। पर यह पूरी तरह से गलत साबित हुआ। कारण हम सभी को पता है कि इसके बाद विश्व युद्ध सेकंड भी हुआ था। वर्ल्ड वॉर के कारणों को जानने से पहले हमें 1914 से पहले की कुछ गतिविधियों और कुछ कैरेक्टर्स को समझना होगा। नंबर 1, केसर विल्हेम सेकंड, जो कि जर्मनी के एम्परर थे। नंबर 2, जर्मनी, यूके और रसिया के जो राजा थे और सम्राट थे वो आपस में कज़न ब्रदर्स थे, मतलब कि इन तीनों की दादी ही थी क्वीन विक्टोरिया। इस समय ब्रिटेन काफ़ी विकसित था और दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। कारण था उसका ट्रेड। कई सारे देश ब्रिटेन की जगह लेना चाहते थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता था यूएसए और जर्मनी का। जर्मनी, जो कि 69 छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया था, सन 1871 में ओटो वैन बिस्मार्क के द्वारा, जिसके कारण उन्हें जर्मनी का फाउंडर भी कहा जाता है। बिस्मार्क के राजा केसर थे, जिन्हें सीज़र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जर्मन में सम्राट को बोला जाता है। तो सीज़र जो था वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो दूसरे राज्यों पर हमला कर उन्हें अपने में मिला लेता था। ऑस्ट्रो हंगरी का विलय 18वीं शताब्दी के समय हुआ, जो कि आज का ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला क्षेत्र है। यहाँ शासन था फ्रेंच जोसेफ का, जो कि ऑस्ट्रिया के एम्परर और हंगरी, क्रोशिया और बोहेमिया के राजा थे। इन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए बोस्निया का एरिया कैप्चर कर लिया था। बोस्निया, जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा राज्य, अब बोस्निया पर जोसेफ का कब्जा था। आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, जो कि जोसेफ के उत्तराधिकारी और भतीजे भी थे। सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगरी की कभी नहीं बनती थी, परंतु सर्बिया और बोस्निया एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब बोस्निया पर फ्रेंच का कब्जा हो गया तो इधर सर्बिया में अफरा तफरी मच गई। तभी यहाँ पर एक गुप्त क्रांतिकारी दल ब्लैक हैंड के नाम से तैयार हुआ। तो चलते हैं वर्ल्ड वॉर के मुख्य कारणों की तरफ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के मुख्य कारणों को हम दो भागों में बांटते हैं, माइनर कॉसेस और मेजर कॉसेस। तो बात करते हैं सबसे पहले माइनर कॉसेस की। माइनर कॉसेस में सबसे ऊपर आता है मिलिटेरिज्म का, जिसका अर्थ है सैनिक शासन, मतलब कि जासूसी प्रणाली के साथ साथ विशाल सेनाओं और नौसेनाओं का बोझिल तंत्र। आसान भाषा में कहें तो उस समय के देश अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरे देशों की जासूसी करते थे और अपने निजी और शक्तिशाली देशों से सैन्य रिश्ते भी कायम कर रखे थे। जैसे कि अगर मेरे घर पर कोई आक्रमण करे तो तुम उस पर हमला करोगे ही करोगे। दूसरा है नैरो नेशनलिज्म और कॉम्पिटिटिव पैट्रियटिज्म का, अर्थात
संकीर्ण राष्ट्रवाद या प्रतिस्पर्धी देशभक्ति। उस समय के जो देशभक्त थे उसका मतलब था कि अपने देश से प्यार और दूसरे देश से नफरत। तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का, अर्थात आर्थिक साम्राज्यवाद। इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया। हर एक मुल्क दुनिया के हर कोने और नुक्कड़ के मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश में लगता था, जिससे दिलों में नफरत और कड़वाहट बढ़ने लगी। नंबर 4 है एंग्लो जर्मन राइवलरी एंड द चार्टर ऑफ विल्हेम सेकंड। एंग्लो जर्मन राइवलरी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण होना चाहिए। जर्मनी एक महान देश बन गया था और व्यापार के लिए और अधिक बाजार चाहता था। जर्मनी इंग्लैंड से उसकी विशाल नौसेना और औपनिवेशिकता के कारण चलता था। विल्हेम सेकंड, जो कि जर्मनी का सम्राट था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बर्लिन को बगदाद के साथ एक रेलवे लाइन द्वारा जोड़कर टर्की में प्रवाह हासिल करना चाहता था, जिससे कि इंग्लैंड और जर्मनी में मतभेद शुरू हो गए। विल्हेम सेकंड घमंडी, अभिमानी और महत्वाकांक्षी था। वह जर्मनी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाना चाहता था। वह विश्व शक्ति या पतन की नीति में विश्वास रखता था। नंबर 5 है लेक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उस वक्त कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते या रिलेशंस को कंट्रोल कर सके। तो ये थे माइनर रीजंस। अब बात करते हैं मेजर रीजंस की। मेजर रीज़न में सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या, जो कि फ्रेंच जोसेफ के उत्तराधिकारी और भतीजे भी थे। और दूसरा जो मुख्य कारण था वो था विशाल देशों का अपने क्षेत्र को बढ़ाने का लालच और मार्केट पर कब्जा करने की नीति। तो अब तक आपने सारे मेन कैरेक्टर्स पकड़ लिए हैं, तो अब आपको बात को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब बस आपको कहानी की तरह बात को सुननी है और मैप पे नज़र बनाए रखनी है। आपको सब कुछ, सारा वाक्य साफ साफ तरीके से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। तो बात है सन 1914 की। 1914 में यूरोप 2 अलायंस में तैयार थी, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट्स। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थी, जबकि ट्रिपल एंटेट्स में रसिया, यूके और फ्रांस आता था। अलायंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक सैन्य समझौता होता था एक देश का दूसरे के साथ, कि अगर हमें कोई परेशान करेगा तो आप हमारा साथ दोगे। तो ऐसी 2 मेजर अलायंस थी, 2 बड़े देश थे। और भी कई अलायंस थी जिनके बारे में दूसरे देश नहीं जानते थे। ये गुप्त अलायंसेस होती थी। इन्हें तब पता चलता था जब कोई अटैक कर देता था छोटे देश पर और फिर बड़े देश उसके साथ लड़ने आ जाता था, उसका साथ देने आ जाता था। तो जिस देश ने अटैक किया है वो कहता था, अच्छा तुम इनके साथ थे, ओहो जी, हमें तो पता ही नहीं थी, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम वर्ल्ड 2 खेमों में बट गया था, सेंट्रल पावर और एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में आया था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। सेंट्रल पावर के समय जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब ट्रिपल अलायंस में इटली का नाम आता था, लेकिन इटली ने सेंट्रल पावर की तरफ से नहीं लड़ा था। इटली ने मना कर दिया था लड़ने के बाद। इसको बाद में बताएंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। तो एलाइड पावर्स में आता था यूके, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, रसिया, इटली और भी कई देश आए थे। तो चलिए अब आते हैं हम वर्ल्ड वॉर के किस्से की तरफ। हम सभी को पता है कि 1914 में बोस्निया पर फ्रेंच जोसेफ का अधिकार है। एक दिन उनके भतीजे प्रिंस आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफ़ी के साथ बोस्निया घूमने के लिए निकले। इधर सर्बिया में जो ब्लैक हैंड के लोग थे उन्होंने आर्कड्यूक के खिलाफ मोर्चा खोला और कोशिश की कि उन्हें नहीं घुसने दिया जाएगा बोस्निया में। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की कभी नहीं बनती थी, तो सर्बिया के सेनापति ने आर्कड्यूक को मारने का षड्यंत्र रचा, जिसकी भनक सर्बिया के पीएम को हो गई। तो उन्होंने आर्कड्यूक को तुरंत सावधान किया और इस खतरे से अवगत कराया। परंतु आर्कड्यूक ने कहा, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जहाँ पर ना, कब कौन कैसे मरेगा कोई नहीं बता सकता। हा 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 हा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन पर पहले भी 3 बार बॉम्ब से अटैक हो चुका था और ये तीनों ही बार बच गए थे। दिन था 28 जून 1914। सेराजेवो, जो कि बोस्निया का एक छोटा सा शहर है जहां फर्डिनेंड अपनी वाइफ सोफ़ी के साथ पहुंचे थे,
ये 6 गाड़ियों का काफिला था जो एक के पीछे पीछे चल रहा था कि तभी ब्लैक हैंड के लोगों ने इन पर बॉम्ब अटैक कर दिया। पर इस बार भी ये बच गए और बम टिप्पा खा के इनकी गाड़ी के पीछे गया और पीछे वाली गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हो गए और मारे गए। इस हादसे ने आर्कडुक को गुस्सा दिला दिया, पर उन्होंने कुछ करने से पहले हॉस्पिटल में जाकर उन घायलों को देखने का निर्णय लिया। उनकी गाड़ी जो ऊपर से खुली हुई थी, वो गाड़ी टर्न लेके जा ही रही थी कि गैवरिलो प्रिंसिप नाम का एक लड़का था जो कि 21-22 साल का रहा होगा। वो सर्बिया से बिलोंग करता था। उसने प्रिंस पर गोलियां चला दी, जिसमें उनकी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर ऑस्ट्रिया हंगरी में जोसेफ को पता चली तो उन्होंने सदमे में इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। परंतु जो उनके आर्मी चीफ थे, उनका मानना यह था कि यह तो युद्ध का सीधे सीधे आह्वान है और हमें युद्ध अब करना चाहिए। इससे हम इस देश को अपनी सीमा में भी मिला लेंगे और प्रिंस का मौत का बदला भी ले लेंगे। लेकिन वो खून खराबा नहीं चाहते थे, तो उन्होंने 10 शर्तें रखीं, जिनमें से सर्बिया ने 8 शर्तें तो मान ली, लेकिन 2 के लिए मना कर दिया, जिनमें था कि उनका राज्य सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के अधीन रहेगा और उस पर ऑस्ट्रिया हंगरी की आर्मी काम करेगी। मतलब सर्बिया को आर्मी रखने का कोई हक नहीं होगा, जिसको सर्बिया ने सिरे से नकार दिया। सर्बिया की बात से ऑस्ट्रिया हंगरी के अहंकार को ठेस पहुंची और उसने कहा कि अब हम युद्ध करेंगे, बच सकते हो तो बच लो। बस बात इतनी ही सी थी। 2 देशों की आपसी लड़ाई और पूरा विश्व इसमें शामिल हो गया और करोड़ों निर्दोष लोगों की जानें गई। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया है सर्बिया पर, तो सर्बिया ने अपने बचाव में रसिया से मदद मांगी है कि आइए हमें बचाइए। रसिया का मदद करने का अपना ही स्वार्थ और लोभ था। वो ओटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच से समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि जहां डोमिनेट बनी हुई थी, उसको कमज़ोर करना चाहता था और अपना ट्रेड और एरिया बढ़ाना चाहता था। जब जर्मनी को इस बात की भनक लगी कि रसिया युद्ध में आ गया है, तो वो भी 1 अगस्त 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने आ पहुंचा। हम पहले से जानते हैं कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच बहुत बड़ा याराना था। अब जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध लड़ रहे थे, तो ऑटोमन एम्पायर भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि उन्होंने भी युद्ध में ऑटोमन का पूरा साथ दिया था। इधर इटली चुपचाप बैठा हुआ था। उसने युद्ध में आने से मना कर दिया और जब कारण पूछने पर उसने कहा कि हमने अलायंस इसलिए बनाई थी कि अगर हम पर कोई हमला करता है तो हम लोग साथ में मिलकर उसका जवाब देंगे, परंतु यहाँ तो तुम लोग ही पहल किए हो, तो हम तो हार साथ ना ही देवत। इधर जब रसिया पर तीनों तरफ से अटैक हुआ तो रसिया थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा। उसने फ्रांस से मदद मांगी, लेकिन फ्रांस ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया और कहा कि हम सोचकर बताएंगे। इधर जर्मनी ने भी मौका देखा और फ्रांस को बोला कि आओ हमारी तरफ से युद्ध करो, आपको बहुत ही लाभ होगा। लेकिन फ्रांस ने कहा कि हम आपका साथ नहीं देंगे और यह वक्त ही बताएगा कि हम किसका साथ देंगे। जर्मनी, जो कि बीच में था फ्रांस और रसिया के, उसने सोचा कि अगर फ्रांस का मूड चेंज हुआ और वो रसिया की तरफ से युद्ध करने लग गया तो वो बीच में घिर जाएगा। इसी सोच की वजह से जर्मनी ने फ्रांस पर भी अटैक करने का मन बनाया। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी फ्रांस की तरफ अपनी 5 लाख की सेना लेकर चल दिया। जब फ्रांस को इसकी भनक लगी तो उसने अपनी 10 लाख की सेना बॉर्डर पर खड़ी कर दी और बचाव के लिए यूके से मदद मांगी कि आइए हमारी मदद करिए। लेकिन जैसा हम पहले से जानते हैं कि यूके, रसिया और जर्मनी आपस में कज़न ब्रदर्स थे, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के पोते थे। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने भाई के विरुद्ध युद्ध में नहीं आऊँगा। अब इधर फ्रांस की इस हरकत से जर्मनी को काफ़ी गुस्सा आया और उसने बेल्जियम से कहा कि भाई आप अगर चाहते हो
तो हमें इजाज़त दो तो हम ज़रा फ्रांस के साथ युद्ध कर लें। आप हमें अपने राज्य में से कुछ जगह दो जिससे हम फ्रांस की तरफ जाएं और फ्रांस पर अटैक कर दें। बेल्जियम ने देखा कि ये 5 लाख की सेना लेकर मेरे देश में घुसना चाहता है और मेरे पास जो 1 लाख की सेना है, अगर इसका मूड कभी चेंज हुआ और इसने मुझे भी अपनी सीमा में मिलाना चाहा तो मैं क्या करूँगा। तो उसने मना कर दिया और 1 लाख की सेना बॉर्डर पर तैयार कर दी। सेना को बॉर्डर पर तैयार करने के साथ ही उसने यूके से मदद मांगी। अब तक तो यूके युद्ध में नहीं आया था, परंतु बेल्जियम और यूके के बीच में एक संधि थी कि अगर बेल्जियम को कोई हाथ लगाएगा तो यूके उसका हाथ उखाड़ देगा। अब यूके को मजबूरन जर्मनी के खिलाफ 8 अगस्त 1914 को मैदान में आना पड़ा। अब तक जर्मनी ने फ्रांस और रसिया का कुछ भाग कैप्चर कर लिया था और इधर से ऑटोमन एम्पायर भी पराक्रम दिखाते हुए रसिया का कुछ भाग कैप्चर कर रखा था। लेकिन इंग्लैंड के युद्ध में आते ही जर्मनी और ऑटोमन हंगरी अपना वेस्ट साइड का पोर्शन खोने लगे। इसी बीच इटली युद्ध में 26 अप्रैल 1915 को आया, लेकिन आया वो एलाइड पावर्स की तरफ से। अब जब इंग्लैंड आ गया और जर्मनी को नुकसान पहुंचाने लगा तो जर्मनी ने अपनी सबमरीन्स को यूज़ करने का निर्णय लिया, जिससे यूके, फ्रांस और रसिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन्होंने यूएसए से मदद मांगी, पर यूएसए ने साफ मना कर दिया कि मैं युद्ध में नहीं आऊँगा। अमेरिका को युद्ध में उतरने से कोई फ़ायदा भी नहीं था, लेकिन युद्ध में ना उतरने से उसके दोनों हाथ घी में थे, क्योंकि जो वेपन्स वार में यूज़ हो रहे थे वो वेपन्स यूएसए ही एक्सपोर्ट कर रहा था और खूब पैसे कमा रहा था। हमने शुरू में ही जाना था कि यूके वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीड करता था, पर इस समय अब यूएसए वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीड कर रहा था और विश्व युद्ध के बाद भी वर्ल्ड की इकोनॉमी को यूएसए ही लीड करता रहा। जब यूएसए ने मना किया तो जर्मनी को थोड़ी राहत मिली और उसने नेवी के द्वारा तांडव मचाना शुरू कर दिया। वो तांडव मचाने में इतना मशगूल हो गया था कि वो विपक्षी नौसेना जहाज़ों के साथ साथ पैसेंजर जहाज़ों को भी निशाना बना लेता था। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था कि जब जर्मनी ने यू बोट द्वारा इंग्लैंड का लुसितानिया नाम का जहाज़ डुबा दिया, जिसमें कुल 1153 लोगों की जान गई, जिसमें 128 लोग अमेरिकी थे। जब अमेरिका को इस बात की खबर हुई कि जर्मनी द्वारा उनके 128 सिविलियंस मार दिए हैं, तो अमेरिका को काफ़ी गुस्सा आया और उसने युद्ध में उतरने की ठानी। परंतु जर्मनी ने उनसे माफ़ी मांगी और एक माफ़ीनामा भेजा, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि वो हमसे गलती हो गई और अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब आपके सिविलियंस नहीं मरेंगे, अब हम चेक करके जहाज़ों को तब लोगों को पे अटैक करेंगे। लेकिन जर्मनी को इससे काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अब जो दुश्मन सेना थी वो पैसेंजर शिप्स में छिप छिप कर अटैक करती थी, जिससे जर्मनी को काफ़ी नुकसान होता था और वो खुलकर अटैक भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पहले जाएगा, जहाज़ को चेक करेगा उसमें अमेरिकी हैं या नहीं, फिर उस पर अटैक करेगा। ये उनको माइंड को डाइवर्ट कर रहा था और उनके लक्ष्य के आगे बाधा आ रही थी। इसलिए उसने एक रास्ता सोचा। उसने सोचा कि यदि अगर अमेरिका का माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो हमारी तरफ ध्यान न देकर अपनी किसी परेशानी की तरफ ध्यान दे तो हम इस रास्ते से बच सकते हैं। उसने एक मैसेज भेजा मैक्सिको को। मैक्सिको जो कि अमेरिका का पड़ोसी मुल्क है, उसने एक मैसेज भेजा मैक्सिको को जिसमें लिखा था कि आप अमेरिका पर अटैक करें, क्योंकि अमेरिका ने एक समय में आपसे आपका एरिया ले लिया था, जो कि लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया वाला एरिया है, वो आपसे छीन लिया था। आप उस पर अटैक करें तो आपको वो एरिया मिल सकता है। अगर आप उस पर अटैक करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। ये मैसेज जब जा ही रहा था तो यूके ने रास्ते में ही इसे डिकोड कर लिया और अमेरिका को बता दिया। उन्होंने बताया कि आप जहां न्यूट्रल बनना चाहते हैं, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वहीं जिसके प्रति आप इतनी दयालुता दिखा रहे हैं, जर्मनी, वो आपके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहा है। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुड्रो विल्सन।
उन्होंने कहा कि यही सही वक्त है युद्ध में उतरने का। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका भी युद्ध में शामिल हुआ। उसने आते ही अपनी सेना के द्वारा जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे जर्मनी कमज़ोर पड़ गया और अंततः वो हार गया। 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई। इसी दिन 11 नवंबर 1918 को ही एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई जो पेरिस में संपन्न हुई थी, जिसको हारी हुई कंट्रीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। इसमें कुल 27 कंट्रीज़ थीं जो पीस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रही थीं, जिनमें कि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस ही मुख्य तौर से शर्तों को रख रही थीं। जाहिर है कि इनके पीएम ही डिटरमाइनिंग रोल प्ले कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद 28 जून 1919 को फ्रांस के शहर वर्सेल्स में एक संधि हुई जो कि जर्मनी के साथ हुई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स या वर्साई की संधि। इस ट्रीटी में यूरोप के ज्योग्राफिकल एरिया में काफ़ी उथल पुथल मच गई। कई नए राज्य बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, लिथुनिया आदि। इसके बाद जर्मनी पर काफ़ी बंदिशें लगा दी गईं, जैसे कि वो 1 लाख से ज़्यादा की सेना नहीं रख सकता था। उसके लोगों को काफ़ी उत्पीड़न सहना पड़ा, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और साथ ही उससे जंग के हार जाने के तौर पर 6,600 मिलियन पाउंड्स की राशि मांगी गई, जो कि सन 1921 में मांगी गई थी। इसे जर्मनी को कुछ कुछ अमाउंट करके हर साल पे करना था। साथ ही जर्मनी को ही पूरे वॉर का गिल्ट उठाना पड़ा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ही दोषी करार दे दिया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। जर्मनी की सेना सीमित कर दी गई थी। वो टैंक्स नहीं रख सकता था, जो टैंक्स उसने यूके से छीने थे युद्ध के दौरान, वो टैंक्स भी वो नहीं रख सकता था। वो कोई एयरक्राफ्ट नहीं रख सकता था, कोई युद्ध का सामान वो नहीं रख सकता था। साथ ही उसकी काफ़ी ज़मीन भी जब्त कर ली गई थी, जिससे कि कुछ नए देश बने, जैसे पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क। जर्मनी ने करीब अपनी 72,500 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन खो दी थी, जिससे कि उसको 6 से 7 लाख लोगों के जीवन से समझौता करना पड़ा, क्योंकि जो लैंड गई थी उनमें वो लोग भी दूसरे देशों की तरफ चले गए थे, जिसमें कि जर्मनी का होने के नाते उन्हें काफ़ी उत्पीड़न, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण जर्मनी ताउम्र प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा और मौका ढूंढता रहा कि कैसे वो संपूर्ण विश्व से अपने इस अपमान का बदला ले। दोस्तों, इस विश्व युद्ध में दुनिया भर के करीब 1,90,00,000 लोगों ने अपनी जानें दी। इसी विश्व युद्ध में भारत भी हिस्सा ले रहा था। भारत यूके की तरफ से लड़ रहा था, जो कि ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा था। इस युद्ध में भारत की तरफ से करीब 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए, जो कि इंग्लैंड की कुल सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब इतने यूके के खुद के सिपाही नहीं थे जितने कि भारत के सिपाही इस युद्ध में अपनी शहादत, अपना बलिदान दे रहे थे। तो ये थी कहानी विश्व युद्ध प्रथम की, जो कि एक हत्या से शुरू हुई। लेकिन अब बात करते हैं उस जीवन दान की जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड को शुरू करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। बात 28 सितंबर 1918 की है। एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम हेनरी टेंडी था, उसके सामने एक जर्मन सैनिक पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी घायल अवस्था में था, जो कि काफ़ी जख्मी भी था और अपने हथियार को उठाने में काफ़ी बुरी तरह से नाकाम था। परंतु वो उधर से पूरी कोशिश कर रहा था। जब हेनरी टेंडी ने उसे देखा कि ये हथियार नहीं उठा पा रहा है और ये गोली नहीं चला पाएगा, तो हेनरी टेंडी ने, जो कि जर्मन सैनिक जिसके पूरे निशाने पर था, उसे छोड़ दिया कि मैं इसे शूट नहीं करूंगा क्योंकि ये गोली चलाने में असमर्थ है। दोस्तों, जिस जर्मन सैनिक को हेनरी टेंडी ने छोड़ा था, वही जर्मन सैनिक आगे चलकर हिटलर के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात हुआ।
मतलब वो जर्मन सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था। यह बात खुद एडोल्फ हिटलर ने कबूल की जब वो यूके गया था और उसने वहाँ पर बताया कि हेनरी टेंडी, जो कि युद्ध में काफ़ी बड़े हीरो माने गए थे, उन्होंने उनके जीवन को छोड़ दिया था, उन्हें जीवन दान दिया था। उस अवस्था में जब वो खुद सोच रहा था कि वो अब जर्मनी कभी लौट नहीं पाएगा, जर्मनी को कभी देख नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेनरी टेंडी की वजह से वो जर्मनी दोबारा देख पाया और अपने घर वापस लौट पाया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया है। अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो मैंने पूरी कोशिश की है इतने टिपिकल सब्जेक्ट को, इतने टिपिकल टॉपिक को बड़ी आसानी से समझाने की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो। एम करते हैं 50 लाइक्स की तरफ। सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स मांग रहा हूँ यार। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, 50 लाइक्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तो इतनी बुरी तरह से दबाओ कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।